नमस्कार दोस्तों। जीके जादूगर हेमंत सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन करने वाले हैं दोस्तों सीटी के लिए आने वाले पिछली जो एग्जाम्स में 50 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पिछली एग्जामों में अलग अलग एग्जामों में आए हैं। आज अपन उन क्वेश्चनों का विस्तारित रूप से समाधान करने वाले हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सीटी जो अभी एग्जाम होगी 5 फरवरी को उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखें और अपने दोस्तों को सेंड करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति किस प्रकार की होती है? पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो गति होती है वो किस प्रकार की होती है। और ये जो क्वेश्चन है असिस्टेंट जेलर 2013 की जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो पहला ऑप्शन है वृत्ताकार गति, दूसरा ऑप्शन कह रहा है दीर्घ वृत्ताकार गति और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है चतुर्भुजाकार गति और चौथा ऑप्शन है त्रिभुजाकार गति। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है ग्रहों की जो गति होती है, ग्रहों की जो गति होती है वो दीर्घ वर्ताकार होती है। ग्रहों की जो ऑर्बिट होती है, जो कक्षा होती है, वो दीर्घ वर्ताकार कक्ष में गति करते हैं। और दीर्घ वर्ताकार जो कक्षाएं होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं, सूर्य के चारों ओर ग्रह गति करते हैं, आपको पता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा बड़ा सीधा प्रश्न है, तो इसका उत्तर होगा दीर्घ वर्ताकार गति। बी ऑप्शन इसका सही होगा। और जो दीर्घ वर्ताकार गति होती है वो इस प्रकार से होती है, तो इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, किसी वस्तु की चाल को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो इस चाल का गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट होगा? तो पहला ऑप्शन कह रहा है आधी रह जाएगी, दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक चौथाई रह जाती है, दुगनी हो जाती है, चार गुनी हो जाएगी। दोस्तों किसी वस्तु की जो चाल है उसको आधा कर दें तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा का मान होता है 1/2 mv²। दोस्तों गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है? 1/2 mv² होता है। अब अपने को परिवर्तन किस में करने के लिए कह रहा है? वेग में। वेग चाल दोनों, वेग एक सदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। दोस्तों इसको अपन जो चाल कह रहा है वो ये है v, वेग को अपन क्या मानेंगे? चाल मानेंगे। तो इस चाल में इसके वेग में जो परिवर्तन कर रहा है, वेग को क्या कर रहा है? आधा कर रहा है। तो इसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वेग को अपन आधा करते हैं? तो पहले मान लीजिए एक था, 1 मीटर प्रति सेकंड था, अब वेग को अपन पहले से आधा करेंगे, हाफ करेंगे, तो नई गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? इसका स्क्वायर हो जाएगा, वी का स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो आगे मान आएगा इंटू 1/4। और देखिए दोस्तों, ये जो गतिज ऊर्जा है ये पहले के बजाय कितनी हो रही है? कितनी कम हो रही है? एक चौथाई इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। गतिज ऊर्जा का जो मान है वेग के कारण कितना कम कम हो रहा है? 1/4 कम हो रहा है। तो इसका उत्तर आएगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगते हैं तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? जब कोई यात्री बस में बैठता है और बस के अचानक जब ब्रेक लगते हैं तो यात्री अचानक झटका महसूस करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम पर आधारित है। ये जो एग्जाम्पल है ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। और प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी और गतिशील वस्तु गतिशील रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। तो दोस्तों जो बस के अंदर जो यात्री बैठा हुआ है वो बस के साथ तो गतिशील है, लेकिन बस के अंदर क्या है? वो स्थिर है। और बस अचानक गतिशील जब बस रुकती है, जब बाह्य बल का कार्य करता है, यानी ब्रेक के रूप में जब ब्रेक काम करेंगे, बाह्य बल काम करेगा, तो ये नियम कहता है कि गतिशील वस्तु गतिशील रहेगी, स्थिर वस्तु स्थिर रहेगी। बस गतिशील थी लेकिन वो अचानक स्थिर होगी ब्रेक लगने से, तो बस के अंदर जो बैठा यात्री है वो बाह्य बल के कारण आगे की ओर धक्का महसूस करेगा। तो इसका उत्तर, इसका आंसर होगा पहला ऑप्शन कह रहा है सापेक्षता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन कह रहा है न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम।
तो ये जो एग्जाम्पल है वो न्यूटन की गति के पहले नियम को परिभाषित कर रहा है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, इसका उत्तर होगा। इसके अलावा दोस्तों आपको ध्यान रखना है न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है, तीसरा नियम दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया के पर आधारित है। क्रिया प्रतिक्रिया बल को परिभाषित करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के बल को परिभाषित करता है दोस्तों कौन सा नियम? तीसरा नियम। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद रखने। प्रत्येक क्रिया के विपरीत क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा कि जब बंदूक से गोली दागते हैं तो बंदूक की गोली आगे की ओर जाती है, क्रिया बल कार्य करता है, और बंदूक पीछे की ओर आती है। तो ये न्यूटन की गति के तीसरे नियम को परिभाषित करता है। जब तैराक पानी में तैरता है तो वो पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तो तैराक आगे की ओर जाता है। इसी प्रकार से रॉकेट का जो प्रक्षेपण किया जाता है वो भी न्यूटन की गति के तीसरे नियम को परिभाषित करता है। इसके अलावा जो न्यूटन की गति का जो दूसरा नियम है दोस्तों, इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। और ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हो ये न्यूटन गति के प्रथम नियम को परिभाषित कर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्वरण को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? त्वरण को मापने के लिए किस इकाई को प्रयोग में किया जाता है? और ये क्वेश्चन आपके सामने आया असिस्टेंट जेलर 2013 की जो एग्जाम हुई थी उसमें आया था। दोस्तों आपको ध्यान रखना है त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक कैसी राशि है? सदिश राशि है। और त्वरण को ए से व्यक्त करते हैं और ए बराबर होता है v बटा टी। वेग में परिवर्तन की दर को दोस्तों क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, जबकि इसके अंदर टी और दिया गया है। इसके अंदर त्वरण का एक्स्ट्रा जो टी है, इस टी के बदले यहाँ पे सेकंड समय एक बार फिर आएगा। तो दोस्तों इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्वरण कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, इसका जो मात्रक है वो काफी महत्वपूर्ण है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जबकि वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। त्वरण और वेग दोनों ही सदिश राशियां हैं। आपको ध्यान रखना कई बार परीक्षा में पूछता है कि त्वरण किस प्रकार की राशि है। तो त्वरण कैसी राशि है दोस्तों? त्वरण एक सदिश राशि है, वेग भी एक क्या है? सदिश राशि है। तो इसका आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बी उत्तर इसका होगा, सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक यौगिक CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 का IUPAC नाम क्या होगा? दोस्तों देखो इसके अंदर थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे एक बॉन्ड और होगा, ट्रिपल बॉन्ड है। CH के बीच, CH और C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब एक श्रृंखला के अंदर दोस्तों दोनों बॉन्ड है। द्विबंध भी है इसके अंदर, आप श्रृंखला को देख रहे हो, द्विबंध भी आ रहा है और इसके अंदर त्रिबंध भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है। जब कोई श्रृंखला इस प्रकार की, कार्बन की जो इस प्रकार की श्रृंखला होती है जिसके अंदर द्विबंध और त्रिबंध दोनों एक साथ आते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों श्रृंखला का कार्बन परमाणु को नंबरिंग की जाती है, आपको पता है। सबसे पहले श्रृंखला के ऊपर अपन नंबरिंग करेंगे, और नंबरिंग दोस्तों आपको ध्यान रखना है जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक रहता है, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक रहता है उधर से सबसे पहले नंबरिंग की जाती है। तो डबल बॉन्ड इधर से एक नंबर पे आएगा तो अपन नंबरिंग इसकी इस साइड से करेंगे, और ये 2 नंबर का कार्बन होगा, ये 3 नंबर का, ये 4 नंबर का, और ये दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 5 नंबर का कार्बन परमाणु होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस प्रकार का जब क्वेश्चन आए तो नंबरिंग आपको उस साइड से करनी है जिधर से द्विबंध नजदीक होता है। तो द्विबंध इस वाले सिरे से नजदीक होगा, और जो द्विबंध है उसके लिए आपको ध्यान रखना है कौन सा शब्द यूज में लिया जाता है? इन वर्ड यूज में लेते हैं। और त्रिबंध के लिए ये एल्काइन श्रेणी का यौगिक है, तो त्रिबंध के लिए आयन शब्द का यूज करते हैं। अब आप देख रहे हो जो आयन यानी त्रिबंध है ये कौन सी पोजीशन पे जा रहा है दोस्तों? चौथी पोजीशन पे है। और द्विबंध यहाँ पर कौन सी पोजीशन पर है? 1 पोजीशन पर है। और ये श्रृंखला 5 कार्बन परमाणु की है, तो 5 कार्बन के लिए दोस्तों अपन यूज करेंगे पेंट शब्द का। 5 कार्बन की श्रृंखला के लिए यूज करते हैं पेंट शब्द का। अब आगे आपको ध्यान लगाना है कि पहले इन द्विबंध को दर्शाएं स्थिति या फिर त्रिबंध की स्थिति को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले वर्णमाला के क्रम में अगर देखें तो इन पहले आएगा, आयन बाद में आएगा,
तो सबसे पहले इन की स्थिति लिखेंगे आगे। तो पेंट और इन कौन सी स्थिति में आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है, तो पेंट 1 इन, आगे अपन लिखेंगे पेंट 1 इन। उसके बाद में आयन को दर्शाएंगे, आयन कौन सी पोजीशन पे जा रहा है दोस्तों, 4 नंबर पे जा रहा है, तो इसके बाद में आएगा 4 आयन। तो इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा दोस्तों पेंट 1 इन 4 आयन। तो इसका उत्तर होगा, पहला ऑप्शन कह रहा है पेंट 1 इन 4 आयन, तो दोस्तों इसका उत्तर ए वाला सही होगा, फर्स्ट आंसर इसका सही है। इस श्रृंखला में आपको ध्यान रखना है कि जिधर से द्विबंध नजदीक होगा उधर से नंबरिंग की जाती है, तो आपके सामने इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है? कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। थर्मोसेटिंग का जो बहुलक है ये कई बार एग्जाम्पल्स के तौर पे पूछता है, कई बार आपके सामने इसके बारे में पूछता है किस प्रकार का बहुलक है ये। दोस्तों ध्यान रखना है, प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, और दोस्तों दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आपको ध्यान रखना है, थर्मोप्लास्टिक कौन सा होता है, जो गर्म करने पर वापस पिघल जाए, जिसकी स्थिति आकृति बदल जाए, चेंज हो जाए, वो थर्मोप्लास्टिक होता है। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है उसको हिंदी में कहते हैं ताप दृढ़ प्लास्टिक, इसको बोलते हैं ताप सुनम्य प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग का मतलब है दोस्तों जो ताप के कारण वापस उसकी स्थिति आकृति में कोई चेंज नहीं दर्शाए, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। और थर्मोप्लास्टिक के जो एग्जाम्पल्स हैं ये कई बार पूछा जा चुका है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है बेकेलाइट। दोस्तों ध्यान रखना, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा होता है, बेकेलाइट होता है, इसके अलावा मेलामाइन होता है, मेलामाइन होता है। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। आपके सामने प्रश्न है, कौन सा उदाहरण थर्मोसेटिंग बहुलक का है? पॉलीथीन, पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक में आता है। पीवीसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में आएगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट, जो मैंने अभी आपको बताया है, और ये आपकी परीक्षाओं के आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आपको ध्यान रखना है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा होता है, बेकेलाइट होता है। नेक्स्ट है इसका दूसरा एग्जाम्पल है मेलामाइन, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बेकेलाइट, बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित किस प्रकार प्रक्रिया के दौरान हैबर प्रक्रिया में अमोनिया और लोहे की सतह के बीच बंध कमजोर पड़ता है एवं टूटता है? और ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन आया था एलडीसी एग्जाम 2018 के फर्स्ट पेपर के अंदर, ये क्वेश्चन आया था और बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है, अमोनिया का जो निर्माण होता है वो हैबर विधि से होता है, कई बार विधि का नाम पूछता है। तो अमोनिया का निर्माण होता है दोस्तों कौन सी विधि से, हैबर विधि से। दूसरी बात इसके अंदर ध्यान रखना है, कौन से उत्प्रेरक का यूज किया जाता है, फेरस लोहा उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित किस प्रक्रिया के दौरान हैबर प्रक्रिया में अमोनिया और लोहे की सतह के बीच बंध कमजोर पड़ने लगता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है अधिशोषण। दोस्तों इसका आंसर अधिशोषण नहीं होगा, रसावशोषण के द्वारा जल ऊपर पहुंचता है, अधिशोषण में जल का अवशोषण किया जाता है। ए और बे दोनों ऑप्शन सही, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन होगा डी आंसर होगा, इसका उत्तर सही होगा। विशोषण की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर अमोनिया और लोहे के बीच के अंदर जो बॉन्ड है वो कमजोर पड़ने लगता है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बिना बुझा हुआ जो चूना होता है इसका कई बार सूत्र पूछता है, तो बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जब इसको पानी में डालते हैं तो बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको ध्यान में रखना है। और जब चूने के पत्थर को पानी में डालते हैं तो तेजी से ऊष्मक्षेपीय विक्रिया होती है और तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर चूने के पानी में से बाहर निकलती है तो चूने के पानी का रंग और अधिक क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, और अधिक क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण
चूने का पानी और अधिक सफेद हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, चूने के पानी का रंग पूछा गया तो क्या हो जाएगा दोस्तों, और अधिक दूधिया हो जाएगा, सफेद रंग का हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा सफेद दूधिया होगा, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना, अगर हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो उसके पास उसका एक विशेष गुण होता है, अगर उसके पास कोई जलती हुई तिल्ली ले जाते हैं तो वो और तेजी से जलती है, विस्फोट के साथ जलती है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को और अधिक क्या बना देती है, सफेद कर देती है, दूधिया कर देती है। तो इसका उत्तर होगा ए, दूधिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टार्च आयोडाइड पत्र का प्रयोग किया जाता है। स्टार्च आयोडाइड पत्र का प्रयोग किसकी जांच के लिए किया जाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन कह रहा है किसी ऑक्सीकारक के अभिज्ञान के लिए। आपको ध्यान रखना है ऑक्सीकारक क्या होता है। ऑक्सीकारक का मतलब होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अप जिसका अपचयन होता है, जिस भाग का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं, जो ऑक्सीकरण करने में प्रयुक्त होता है। और जिस भाग का अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन कह रहा है किसी उपचायक के अभिज्ञान के लिए, I2 के अभिज्ञान के लिए, स्टार्च के अभिज्ञान के लिए। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, स्टार्च आयोडाइड पत्र का प्रयोग किया जाता है किसी उपचायक के अभिज्ञान के लिए, इसको काम में लेते हैं। किसके ज्ञान के लिए काम में लेते हैं? किसी उपचायक के अभिज्ञान के लिए स्टार्च आयोडाइड पत्र का काम में लिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? दोस्तों भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक अवस्था में चेंज होता है। पदार्थ दोस्तों किस में परिवर्तन आता है? भौतिक अवस्था के अंदर। और भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? भौतिक अवस्था होती है पदार्थ की, जैसे आकृति में चेंज हो, उसकी अवस्था में चेंज हो, और अगर मान लीजिए किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था के अंदर चेंज हो रहा है, भौतिक अवस्थाएं तीन टाइप की होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर उसकी आकृति में कोई चेंज आता है, भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन आता है, तो वो परिवर्तन कौन सा माना जाता है? वो भौतिक परिवर्तन माना जाता है। तो आपको भौतिक परिवर्तन के बारे में पूछा गया। इसके अंदर भौतिक परिवर्तन की विशेषता होती है कि पदार्थ अगर एक बार चेंज होगा तो पूर्वतः चेंज होने के बाद पूर्वतः स्थिति में वो पुनः लौट कर आ जाता है, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। कागज का फटना, अगर कागज फट जाता है, कागज सेलुलोज का बना होता है, अगर उसको फाड़ देंगे तो वापस उसको गला के अपन कागज में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये वाला इसका ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन को अगर देखते हैं तो पेड़ को काटना, अगर अपन पेड़ को काटेंगे तो उसके भौतिक गुणों में चेंज आएगा, उसके रासायनिक गुणों में कोई चेंज नहीं आएगा दोस्तों। तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी इसका सही माना जाएगा। जल का बर्फ बनना, जल से जब बर्फ बनेगी तो बर्फ पिघलकर वापस किस में बदल जाती है? जल में चेंज हो जाती है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो भी भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या होगा? डी होगा। दिए गए सभी विकल्प सही हैं, तो इसका उत्तर कौन सा माना जाएगा दोस्तों? डी माना जाएगा, क्योंकि तीनों ही एग्जाम्पल किसके एग्जाम्पल हैं? भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ के रासायनिक गुणों में चेंज होता है। दोस्तों ध्यान रखना, रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में चेंज होता है, और जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है। और जब पदार्थ एक बार दूसरे पदार्थ में चेंज होता है, कोई नया पदार्थ बनाता है, तो नया पदार्थ वापस पूर्वतः स्थिति के अंदर लौटकर नहीं आता है। वो परिवर्तन कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके कई एग्जाम्पल है, जैसे किण्वन की क्रिया है, दहन की क्रिया है। किण्वन का मतलब होता है दूध से दही बनना, जब दूध से दही बनता है तो वापस दही से दूध नहीं बनता है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने अभी बताया है, दहन की जो क्रिया, दहन का मतलब किसी पदार्थ का जलना। ये सारे एग्जाम्पल्स किस में आते हैं दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। अच्छा प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, आगामी परीक्षाओं के लिए अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है? दोस्तों प्रकृति में सर्वाधिक जो सूर्य से सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है प्रकाश संश्लेषण के रूप में, किसके रूप में करता है? प्रकाश संश्लेषण के रूप में। तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का यानी ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के रूप में शैवाल के द्वारा किया जाता है। आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा किया जाता है? समुद्रीय शैवाल के द्वारा सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है भोजन बनाने में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर। तो इसका उत्तर होगा घास के द्वारा। घास के द्वारा भी होता है, पर मैक्सिमम देखना है वृक्ष भी करते हैं,
पर सबसे ज्यादा इसका यूज कौन करेगा? शैवाल करेगा। कौन सा? समुद्री शैवाल। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कौन सा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? ये क्वेश्चन भी आपके एलडीसी एग्जाम 2018 में पूछा गया था। बड़ा आसान प्रश्न है, सरल प्रश्न है। यहाँ आपको किसके बारे में पूछा गया है? हार्मोन के बारे में पूछा गया है। और जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। आपको पता है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन की कमी से, कौन से हार्मोन की कमी से? इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, डायबिटीज का रोग होता है, डायबिटीज कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है, अगर इंसुलिन की कमी होती है तो मधुमेह डायबिटीज रोग होता है। रक्त के अंदर शुगर का जो लेवल होता है सामान्य व्यक्ति के अंदर 110 मिलीग्राम प्रति 100 ml होता है। अगर इससे लेवल आगे बढ़ता है तो वो व्यक्ति शुगर से ग्रसित होता है। तो डायबिटीज से संबंधित ये प्रश्न था, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। और इंसुलिन हार्मोन आपको पता है अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। अग्न्याशय ग्रंथि के द्वारा, जो एक मिश्रित ग्रंथि है मानव शरीर की एकमात्र, और इसकी बीटा सेल से ये हार्मोन स्रावित किया जाता है। और सबसे ज्यादा मात्रा में यही कोशिकाएं होती हैं जिनकी मात्रा 80% होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? जीवाणु जनित जो बीमारियां होती हैं वो आपको देखनी है। जीवाणु जनित रोग बताना है आपको दोस्तों। जीवाणु जनित रोग, जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है पोलियो। पोलियो एक वायरस जनित रोग है। पोलियो एक वायरस जनित रोग है और एंटेरो वायरस की वजह से होता है। और इसके लिए दो प्रकार के टीके दिए जाते हैं, एक जीवित टीका दिया जाता है और एक मृत टीका दिया जाता है। एक टीका होता है आईपीवी का और दूसरा टीका होता है ओपीवी, जिसको ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं, जो दवा के रूप में पिलाया जाता है। और ये वाला टीका मृत टीका कहलाता है, जो इंजेक्टेड किया जाता है। तो ये पोलियो जो रोग है वो एक वायरस जनित बीमारी है। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया दोस्तों आपको ध्यान है कि ये कैसा रोग है? आपको ध्यान रखना, आनुवंशिक रोग है, जन्मजात बीमारी है। इसके अलावा जो सी ऑप्शन है टाइफाइड, आपको ध्यान रखना है। टाइफाइड सालमेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। सालमेला टाइफी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। कौन सा रोग होता है? टाइफाइड। सालमेला टाइफी एक जीवाणु का नाम है। तो इस जीवाणु के द्वारा जब ये रोग होता है तो इसका मतलब टाइफाइड एक कैसा रोग है दोस्तों? जीवाणु जनित रोग है। तो आपको ध्यान रखना, टाइफाइड किस प्रकार का रोग है? जीवाणु जनित रोग है। और इसकी जांच के लिए विडोल टेस्ट करते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। इसकी जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? विडोल टेस्ट करते हैं। और इसके लिए एक टीका लगता है जिसको कहते हैं TAB का टीका। कौन सा टीका लगता है? TAB का टीका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है GMO है। GMO का मतलब क्या है? GMO का मतलब होता है दोस्तों जेनेटिकली। जी का मतलब जेनेटिकली, एम का मतलब होता है मॉडिफाई और ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, हिंदी में अगर इसका अनुवाद करेंगे तो आनुवांशिक रूप से जो रूपांतरित जीव होते हैं, DNA पुनर्योजन तकनीक के द्वारा जो जीव तैयार किए जाते हैं उन्हें अपन GMO के नाम से जाना जाता है, GMO के नाम से जानते हैं। तो इसको हिंदी में कहेंगे आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो जीव होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? GMO कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा सी दोस्तों। उत्तर इसका क्या आएगा? सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वाटसन एवं क्रिक ने DNA के मॉडल को प्रस्तावित किया था। वाटसन और क्रिक ने DNA का मॉडल 1953 में दोस्तों प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? आपको ध्यान रखना है, 1953 में प्रस्तुत किया था। और वाटसन और क्रिक ने DNA का जो मॉडल था वो इस DNA मॉडल को उन्होंने द्विकुंडलित द्विकुंडलित और सर्पिलाकार सीढ़ी नुमा बताया था। द्विकुंडलित सर्पिलाकार और कैसा बताया था दोस्तों? सीढ़ी नुमा बताया था। DNA का जो मॉडल है वो वाटसन और क्रिक के द्वारा 1953 में प्रस्तुत किया गया था। और इन्होंने DNA की जो स्ट्रक्चर बताई थी सर्पिलाकार सीढ़ी नुमा द्विकुंडलित बताया था दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा, आपको प्रश्न पूछा गया है कि किस समय ये प्रस्तावित किया गया था? तो 1953 में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? वर्गीकी के अंदर वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं, पारिस्थितिकी इकोलॉजी होता है, और इस इकोलॉजी के अंदर पारिस्थितिकी के अंदर पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, पारितंत्र का अध्ययन करते हैं दोस्तों, जीवों के आवास के बारे में पढ़ते हैं। तो आनुवंशिकी जेनेटिक्स, इसके अंदर आनुवंश पैतृक गुणों की जो वंशानुगति होती है, माता पिता के जो शारीरिक लक्षण संतानों में जाते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आकारिकी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, जीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके आकारिकी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर सही उत्तर होगा बी ऑप्शन होगा। पारिस्थितिकी को दोस्तों इकोलॉजी भी कहते हैं। तो इसके अंदर पर्यावरण और पारिस्थितिकी दोनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े होते हैं? डीएनए अणु के दोनों सूत्र आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं? दोस्तों अभी मैंने आपको बताया है कि वाटसन और क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित सीढ़ी नुमा मॉडल प्रस्तुत किया था, और आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर ये पेंटोस शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनिक क्षारकों के द्वारा जुड़ा रहता है। एडेनिन किससे जुड़ता है दोस्तों? आपको ध्यान रखना है थाइमिन से। साइटोसिन ट्री हाइड्रोजन बंध के द्वारा ग्वानिन से जुड़ता है, और इसी क्रम में ये आगे जुड़े रहते हैं। एडेनिन थाइमिन से जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है, और इनके बीच जो बॉन्ड होते हैं, जो बंध होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। इन नाइट्रोजनिक क्षारकों के मध्य जो डीएनए सूत्र का निर्माण करते हैं, आपको ध्यान रखना है इनके अंदर कौन सा बॉन्ड रहता है? हाइड्रोजन बंध रहता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एडेनिन थाइमिन के बीच द्वितीय हाइड्रोजन बंध और साइटोसिन ग्वानिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो यहाँ आपको बंध के बारे में पूछा गया है, तो इसका उत्तर आएगा डी। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। नाइट्रोजनिक क्षारकों के बीच किस प्रकार का बंध होगा? हाइड्रोजन बंध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएच रोग के क्या लक्षण हैं? आरएच रोग के क्या लक्षण हैं? आपको ध्यान रखना है, जो आरएच रोग होता है, आरएच रोग जो होता है वो आरएच कारक की वजह से होता है। कौन से कारक की वजह से होता है? आरएच कारक की वजह से होता है दोस्तों। आरएच कारक की वजह से होता है, और आरएच कारक की उपस्थिति का पता चलाया गया था। लैंडस्टीनर और विनर ने इसको खोजा था आरएच कारक को डी एंटीजन की उपस्थिति के आधार पे। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कौन से एंटीजन की उपस्थिति के आधार पे? डी एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर। लैंडस्टीनर और विनर दोनों ने मिलकर आरएच कारक की खोज की थी मकाका रिसस बंदर में। तो आरएच रोग के क्या लक्षण हैं? तेज हृदय गति हो जाती है, ऊर्जा की कमी हो जाती है, पेट बड़ा हो जाता है। तो ये सभी दोस्तों किसके लक्षण हैं? आरएच कारक से संबंधित जो रोग होता है उसके लक्षण है। तो इसका उत्तर होगा डी होगा दोस्तों, इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित है? दोस्तों मानव के अंदर कुल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनको दो भागों में बांटा गया है, 44 प्लस 2 में। तो 44 जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें कायिक गुणसूत्र कहते हैं, और जो 2 गुणसूत्र होते हैं उन्हें दोस्तों लिंग गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। कौन से गुणसूत्र के नाम से जानते हैं? लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। और पुरुष में इनकी स्थिति XY होती है, और महिला में इनकी स्थिति XX होती है, और इन्हीं के द्वारा मानव में लिंग निर्धारण का पता चलता है दोस्तों। तो इसका उत्तर आपके सामने कौन सी ऑप्शन इसका सही होगा? आपको ध्यान रखना है जो XO टाइप के जो गुणसूत्र होते हैं, XO जो टाइप के गुणसूत्र होते हैं, XX और XO टाइप के जो गुणसूत्र होते हैं वो टिड्डे के अंदर पाए जाते हैं। कीटों की लार ग्रंथियों में इस टाइप के गुणसूत्र होते हैं। तो कीटों के अंदर लिंग निर्धारण की जो प्रोसेस होती है वो कौन से गुणसूत्र से होती है? XX और XO से। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो ZW टाइप के जो गुणसूत्र होते हैं, ये भी दो टाइप के गुणसूत्र होते हैं, ZZ और ZW। तो ZZ और ZW टाइप के जो गुणसूत्र हैं ये भी एक प्रकार के लिंग गुणसूत्र हैं, और ये पक्षियों के अंदर पाए जाते हैं। मछली, पक्षी आदि के अंदर, उभयचर आदि के अंदर लिंग गुणसूत्र किस टाइप के होते हैं?
जेड जेड और जेड डब्ल्यू, जबकि मानव में इनकी स्थिति क्या होती है, अक्स अक्स और अक्स वाई होती है। तो इसका उत्तर सी होगा। मानव के लिंग निर्धारण के गुणसूत्र अक्स अक्स और अक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक हैं कहलाते हैं। जीन जो विपरीत लक्षणों का के संकेतक होते हैं, विपरीत लक्षणों को जिसके द्वारा यानी प्रकट किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? तो पहला ऑप्शन है कि ये एलिल्स कहलाते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके सामने फिलियल्स कहलाते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये संकर होते हैं। चौथा ऑप्शन है कि इनको पीडिया कहते हैं। दोस्तों, जीन जो विपरीत लक्षणों के संकेतक होते हैं उन्हें एलिल्स के नाम से जाना जाता है। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? एलिल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन, एक क्षैतिज विकसित मोटा गुद्देदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां शीर्षस्थ कलिका उपस्थित मूल हो तो उसे वह कहलाता है। तो उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? पहला ऑप्शन कह रहा है कि वल्ब कहते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि कॉर्म कहते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके सामने है ट्यूबर। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है आपको कि राइजोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो मोटा गुद्देदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां होती हैं उसको अपन किस नाम से जानते हैं? उसे राइजोम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन की कमी से अभाव रोग होता है और बच्चों के अंदर दो प्रकार की बीमारी होती है। पहली बीमारी को कहते हैं मेरस्मस रोग, कई बार ये प्रश्न एग्जामों में आ चुका है। दूसरी बीमारी को दोस्तों कहते हैं क्वाशीकोर। क्या कहते हैं? क्वाशीकोर। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोटीन की कमी से मेरस्मस और क्वाशीकोर बीमारियां होती हैं बच्चों के अंदर। अभाव रोग प्रोटीन की वजह से होती हैं बीमारियां। तो इसका उत्तर आपके सामने कौन सा होगा? ए ऑप्शन इसका सही होगा। एनीमिया रक्त की कमी से होता है, एचबी की कमी से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग होता है। रिकेट्स रोग ध्यान रखना है दोस्तों, विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी वजह से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। हैमरेज मस्तिष्क न्यूरॉन से रिलेटेड एक बीमारी होती है। तो आपको प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो क्वास्कोर और मेरस्मस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रेड अनाज और पास्ता समूह एक अच्छा स्रोत है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अनाज के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रचुर मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है। सबसे ज्यादा किस में रहता है दोस्तों? अनाज के अंदर रहता है। ब्रेड के अंदर, अनाज के अंदर और पास्ता, तीनों के अंदर सामूहिक रूप से सबसे ज्यादा कौन सा भोजन का अवयव सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि विटामिन सी रहता है। देखो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में पाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कैल्शियम हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑस्टियोपेरोसिस की बीमारी होती है, हड्डियां कमजोर हो जाते हैं। रिकेट्स रोग भी होता है। विटामिन डी से रिलेटेड है ये। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में किस में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ब्रेड, अनाज और पास्ता में। तो आपका उत्तर होगा दोस्तों क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट, डी ऑप्शन कह रहा है कि वसा का जो मेन सोर्सेज है, स्रोत है, वसा के जो मूल स्रोत है वो तेल और क्या माने जाते हैं? घी माने जाते हैं। घी संतृप्त वसा में आता है और तेल जो असंतृप्त वसा के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अरबी जिसे यम का हिस्सा कहते हैं जिसे खाया जा सकता है, जिसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है जमीन की सतह पर, सतह से ऊपर वाला जो भाग है, जमीन के अंदर का जो भाग है, जलीय सतह के ऊपर का जो भाग है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है, जो अरबी होती है एक प्रकंद के अंदर आता है और वो जो भूमि के अंदर का जो भाग होता है प्रकंद का, वो खाने के काम आता है। तो इसका उत्तर आएगा जमीन की सतह, जमीन के अंदर का जो भाग होता है वो खाने में प्रयुक्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? निम्न में से कौन सा एक सुमेलित है? और ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम राजस्थान पटवार 24 अक्टूबर की जो सेकंड शिफ्ट थी उसका प्रश्न है आपके सामने।
कौन सा सुमेलित है, सही ऑप्शन कौन सा है ये आपको देखना है। कोरोनरी अटैक आता है संवहनी विस्फारण से, संवहनी विस्फारण से कोरोनरी अटैक की वजह से हृदय आघात होता है दोस्तों। और जब कोरोनरी जो वेन होती है उसके अंदर विस्फारण होगा, वो फैलेगी तो उसके अंदर रक्त दाब का लो होगा, और जब रक्त दाब का लो होगा तो उससे हृदय आघात होने की संभावना नहीं होती है। तो ये ऑप्शन गलत है। एथेरोस्क्लेरोसिस रोग धमनियों से संबंधित है। धमनियों में एक प्रकार का क्या माना जाता है, अवरोध माना जाता है। पर सी ऑप्शन क्या कह रहा है, हाइपरटेंशन, निम्न रक्तचाप को कहते हैं। तो ये उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, हाइपरटेंशन का मतलब उच्च रक्तचाप होता है दोस्तों। तो ये ऑप्शन भी यहाँ गलत है। हाइपोटेंशन हृदय आघात, हाइपोटेंशन, और जब रक्तदाब स्लो होगा, रक्तदाब कम होगा, तो उस कंडीशन में हृदय आघात नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी इसका गलत है। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों एथेरोस्क्लेरोसिस, जो धमनियों में एक प्रकार का क्या होता है, अवरोध होता है। तो इसका उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है। एक खाद्य श्रृंखला प्रारंभ कहां से होती है, उत्सर्जन से प्रारंभ होती है, अवशोषण से प्रारंभ होती है, प्रकाश संश्लेषण से प्रारंभ होती है, श्वसन से प्रारंभ होती है। दोस्तों खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादकों से शुरू होती है, और उत्पादक प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे माने जाते हैं, और पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, कौन सी क्रिया से दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वहां से हमेशा खाद्य श्रृंखला का क्या होता है, प्रारंभ होता है। और इस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। सूर्य की ऊर्जा को पौधे अर्जित करते हैं, उत्पादकों के पास ऊर्जा आती है, और उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ताओं की ओर ऊर्जा का संचरण होता है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। मानव शरीर में फेफड़े कहां पर स्थित होते हैं। मानव शरीर के अंदर जो फेफड़े होते हैं वो वक्ष गुहा के अंदर स्थित होते हैं, अधर तल के ऊपर अपने गुर्दे स्थित होते हैं। तो आपको प्रश्न पूछा गया है कि फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उदरीय गुहा के अंदर वृक्क किडनियां होती है, मुख गुहा आहार नाल का भाग है, हृदयावरणीय गुहा हृदय स्थित होता है, वक्षीय गुहा है दोस्तों, ये वसीय गुहा नहीं है, ये वक्षीय गुहा है। तो वक्ष गुहा के अंदर दोस्तों क्या स्थित होते हैं, अपने फेफड़े लंग्स स्थित होते हैं। तो इसका उत्तर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किसे लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। दोस्तों लाफिंग गैस कहते हैं N2O को, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और इसका उत्तर कौन सा होगा, बी इसका ऑप्शन सही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड शीशा युक्त पेट्रोल और डीजल के जलने से बाहर निकलती है, और ये अम्लीय वर्षा को बढ़ावा देती है। आपको ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा को बढ़ावा देती है, ये H2SO4 का निर्माण करती है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। CO किसी पदार्थ को ऑक्सीजन की कमी में जब जलाया जाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, और इसे दोस्तों कहते हैं स्लो किलर गैस। और इसके प्रभाव में व्यक्ति अगर सो यानी सिगड़ी जलाकर के रात्रि के समय अगर कोई व्यक्ति कमरे को बंद करके सोता है तो उस समय कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और उसकी वजह से उस व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु होती है। इसलिए इसको कहते हैं स्लो किलर गैस। ये स्लो किलर गैस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट अगला ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है CH4, इसे दोस्तों कहते हैं मेथेन। और इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, इसे मार्स गैस भी कहते हैं दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। कीचड़ और दलदल के अंदर बनने वाली गैस है, पशुओं की जुगाली से बाहर निकलने वाली गैस है, और जो बायोगैस है उसका प्रमुख घटक है। CNG का भी दोस्तों ये प्रमुख घटक माना गया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर होगा N2O को लाफिंग गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो बॉक्साइड लोहे का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, चांदी का अयस्क है, मरकरी का अयस्क है। दोस्तों बॉक्साइड का सूत्र होता है Al2O3.5H2O। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बॉक्साइड है, बॉक्साइड किसका अयस्क माना गया है, एल्यूमिनियम का अयस्क माना गया है। तो इसका उत्तर होगा बी। लोहे का अयस्क हेमाटाइट होता है, चांदी का अयस्क होता है हॉर्न सिल्वर AgCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है
31 नंबर का जो क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन आपके सामने है सेंट्रल डोगमा से। दोस्तों सेंट्रल डोगमा से को आनुवांशिक जानकारी के हस्तांतरण को संदर्भित करता है। पहला ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है डीएनए से आरएनए को, आरएनए से डीएनए को, डीएनए से प्रोटीन को, आरएनए से प्रोटीन को। सेंट्रल डोगमा केंद्रीय प्रोटीन संश्लेषण का जो केंद्रीय सिद्धांत था वो क्रेक ने प्रस्तुत किया था, ध्यान रखना दोस्तों। और ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहता है कि डीएनए से किसका निर्माण होता है, डीएनए से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित ये केंद्रीय सिद्धांत था, क्रिक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों आपके सामने कि डीएनए से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सामने अपन हल करेंगे। दोस्तों आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।